हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आरके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सर्किल का सेकेंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे कि ब्रीथ कहते किसको है, उसके अंतर्गत जो भी पॉइंट आ रहा था उसको हम लोग सीखे, परिभाषित किए। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें सीखते हैं जो टॉपिक से हम लोग का मैथ बनेगा, उस टॉपिक को आज सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं। पहला नंबर तो हम लोग देखे थे कि ब्रीथ कहते किसको है, ब्रीथ हो गया था। उसके बाद देखे कि केंद्र कहते किसको है, केंद्र भी हो गया था। उसके बाद था त्रिज्या, त्रिज्या किसे कहते हैं वो भी हो गया था। व्यास उसके बाद है, व्यास भी हो गया था। स्पर्श रेखा देखें, स्पर्श रेखाएं। उसके बाद हम लोग देख लिए थे चाप देखे थे। उसके बाद जीवा देखें, देखे वृत्तखंड। उसके बाद था त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। इस तरह से कुछ पॉइंट था जिसको हम लोग देखे थे, परिभाषित किए थे। एक बार इसके बारे में हम बोलते हैं। आज हम लोग इससे रिलेटेड जो ब्रीथ से रिलेटेड पॉइंट होगा उस पॉइंट को सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं ब्रीथ कहते किसको है। तो ब्रीथ बोला गया था कि समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बने हुए आकृति को ब्रीथ कहते हैं। समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बने हुए आकृति को क्या कहते हैं, ब्रीथ। बिंदुओं से बना हुआ ब्रीथ है, ब्रीथ बताया गया था। जिस बिंदु से ब्रीथ खींचा जाता है उस बिंदु को बोला गया था कि इसको केंद्र कहते हैं। जिस बिंदु से ब्रीथ खींचा जाता है उस बिंदु को केंद्र कहते हैं। बोला गया था कि वृत्तीय पथ पर एक चक्कर जब हम लोग लगाते हैं तो यह एक परिधि के बराबर हो जाता है, यानी कि इसको हम लोग परिधि बोल रहे थे। केंद्र से परिधि तक के दूरी को त्रिज्या बोला गया था। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को आर से डिनोट किए थे। वृत्त हो गया, केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गया। व्यास बोला गया था कि केंद्र से होकर गुजरने वाली दोनों ओर परिधि तक के अंतर या दूरी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। केंद्र से होकर गुजरने वाली दोनों ओर परिधि तक के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास जो होता है हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है, व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि व्यास का जो मान होगा 2 इंटू त्रिज्या होगा। और स्पर्श रेखा बोला गया था कि वृत्त के किसी एक बिंदु से, वैसी रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु से होकर के रेखा गुजर रही थी स्पर्श रेखा, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। और स्पर्श बिंदु यानी केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड जो था वो स्पर्श रेखा पर लंब था, सब बता दिया गया इसके बारे में। चाप बोला गया था, वृत्त के कोई भी भाग ले लीजिए वो चाप होता है। चाप को ए बी द्वारा हम लोग दर्शा रहे थे, और ए और बी जो था इसका दोनों शीर्ष भाग हो गया, और चाप के दोनों सिरा को जब मिला दिए थे तो जीवा हो गया था। चाप के दोनों सिरा को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग जीवा कहते हैं, जीवा। और वृत्त खंड बताया गया था कि जीवा जो है प्रत्येक वृत्त को 2 असमान भाग करता है। प्रत्येक वृत्त को क्या करता है, 2 असमान भाग करता है। प्रत्येक भाग को हम लोग कह रहे थे कि वृत्त खंड कहते हैं। प्रत्येक भाग को ही क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। और बोला गया था कि वृत्त में बहुत सारा जीवा हो सकता है, लेकिन एक ऐसा स्थिति आएगा कि जीवा जो है केंद्र से होकर के गुजर जाएगा। तो जब केंद्र से होकर गुजरेगा तो सबसे बड़ी जीवा होता है, और सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद त्रिज्यखंड था कि 2 त्रिज्याएं और उसके चापों द्वारा घिरे हुए आकृति को हम लोग त्रिज्यखंड कह रहे थे। 2 त्रिज्याएं और उसके चापों द्वारा घिरे हुए आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। 2 त्रिज्याएं और उसके चापों द्वारा घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। ये छोटा है इसलिए लघु त्रिज्यखंड, और ये हो गया बड़ा इसलिए दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है। तो इतना इसके बारे में हम लोग सीख चुके थे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग आगे। कुछ ऐसा पॉइंट है, स्पर्श रेखा से ही रिलेटेड है, रेखाएं, इसको पहले हम लोग सीख लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो स्पर्श रेखा में होता है कि 2 वृत्त दिया हुआ रहेगा और उसमें पूछेगा
कि जब दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो कितनी कॉमन स्पर्श रेखा होगा। जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेगा यानी कि प्रतिच्छेद करेगा तो कितना कॉमन होगा, या दो वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करेगा तो कितना कॉमन स्पर्श रेखा होगा, या उसमें रहता है कि अंतः यानी कि अंदर से दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेगा तो कितना स्पर्श रेखा होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पॉइंट है। तो हम लोग देखते हैं कि जिससे दो वृत्त एक दूसरे को अगर स्पर्श कर जाएगा, प्रतिच्छेद कर जाएगा, दो वृत्त एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो इसमें पूछता है कि कितने कॉमन स्पर्श रेखा होगा। कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना होगा। दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो कितने उभयनिष्ठ जो है यानी कि कॉमन स्पर्श रेखा होगा, इसके बारे में पूछता है। तो अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो देखिए यहां पर एक तो ऐसे होगा जो इन दोनों में मिल रहा है, एक ऐसा होगा। अब बताइए इसमें कि जब दो वृत्त, इसके लिए केंद्र मान लिए, इसका केंद्र, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो यहाँ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होता है, इसमें जो कॉमन होगा वो कॉमन कै गो होता है, तो दो गो होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। देखिए इसमें और हो सकता है, नहीं होगा। जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होता है, दो होता है। ठीक है, अगर रहता कि जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग अलग, जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग अलग हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा, यानी कि कॉमन स्पर्श रेखाओं की संख्या होगा। तो जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग अलग रहता है तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होता है। दो तो हो गया, और एक इस तरह से बनेगा, देखिए इधर से हो गया, और एक इस तरह से बन जाएगा। जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग अलग हो, जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग अलग हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछेगा। तो जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग अलग रहेगा तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा, 4 होगा। तो इसमें जो कॉमन स्पर्श रेखा होगा, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 4। तो सवाल रहता है कि जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग अलग स्थित हो तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगा, तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग अलग रहता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4, और जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, चलिए ये देखिए अब रहेगा, सॉरी अब रहेगा कि दो वृत्त रहेगा और एक दूसरे को अंतः स्पर्श करता है। दो वृत्त है और एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहा है। एक के लिए इन्हें केंद्र लेते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछ देगा। जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होता है। तो देख लीजिए यहां पर, जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को अंतः स्पर्श करता है तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होता है वो 1 होता है। ठीक है, अब रहेगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे से बाह्य स्पर्श करे, बाह्य करने का मतलब बाहर से, जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या करता है, बाह्य स्पर्श करता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो इसमें 3 होता है। ये हो गया यहाँ, और एक इधर से हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। देखिए जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करे
जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या करता है, बाह्य स्पर्श करता है, तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होता है। ठीक है, सवाल कभी कभी पूछ देता है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करे तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगा, तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना, 3 होगा। जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग अलग होगा तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा, 4। और जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होता है। और जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। एक और पूछता है कि सकेंद्रीय वृत्त रहेगा तब क्या होगा। तो सकेंद्रीय वृत्त होता है कि त्रिज्या एक ही होता है, त्रिज्या भिन्न भिन्न होता है, केंद्र एक ही होता है। त्रिज्या भिन्न भिन्न हो और केंद्र एक ही हो, इसके द्वारा जो बनेगा सर्किल यही होता है सकेंद्रीय वृत्त। इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त में पूछा है कितना उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगा, तो इसमें एक भी नहीं होता है, एक भी नहीं होता है। रहेगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होता है। और जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करे तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3। और जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग अलग स्थित हो तो उसमें उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होता है। और जब एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे, जब दो वृत्त रहेगा और एक दूसरे को अंतः स्पर्श करता है तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होता है। और जब सकेंद्रीय वृत्त रहेगा, सकेंद्रीय वृत्त रहेगा तो उसमें उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 भी नहीं होता है। ठीक है, एक बार और सुनिएगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग अलग स्थित हो, जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग अलग स्थित होता है तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होता है। और जब दो वृत्त एक दूसरे से बाह्य स्पर्श करे, यानी कि बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करता है, तो उसमें उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होता है। और जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, जब दो वृत्त एक दूसरे का करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होता है। और जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे तो उसमें उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होता है। और जब सकेंद्रीय वृत्त रहेगा तो उसमें उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ तो एक बार और देखते हैं। बोला गया कि स्पर्श रेखा जो हम लोग सीखे हैं उसी में कुछ पॉइंट है कि जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग अलग स्थित रहता है तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछ देता है। तो जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग अलग रहेगा तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होता है। और जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तब उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 गो। और जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करता है तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 गो। और जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1। और जब सकेंद्रीय वृत्त रहेगा तब उसमें एक भी उभनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं कुछ पॉइंट है स्पर्श रेखा में ही जिस पे क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन ही है, पॉइंट नहीं कर सकते इसको, कि जिसे एक वृत्त दिया हुआ है और दे देगा कि इसका त्रिज्या दिया हुआ है 6। मान लिया कुछ है, त्रिज्या ले लिए, तो कहेगा कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी बताइए। दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी पूछ देता है। तो समानांतर स्पर्श रेखा इस तरह से भी ले सकते हैं, या अगर वृत्त बनाए हैं तो इधर से एक लिए है रेखा स्पर्श रेखा और एक इधर से भी लिए हैं, तो यहां पर भी समानांतर है। ठीक है, तो यहां पर पूछता है कि त्रिज्या दिया हुआ रहेगा 6 या इसके जगह पर जो भी मान दिया हुआ रहे, तो त्रिज्या जब दे देगा और पूछ देगा कि दो स्पर्श रेखा है और दोनों समानांतर है तो उस दोनों के बीच की दूरी बताइए। तो यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या करें तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 6, यानी कि यार का मान हो गया 6। और यहां से अगर इधर नापते हैं तो ये भी परिधि तक है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 6। तो टोटल दूरी अगर दोनों के बीच की दूरी हम लोग निकालें तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 6 + 6 यानी कि 12 हो जाएगा। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर में तो मीटर में।
अगर उसी प्रकार इधर से देखा जाए तो यहाँ भी अगर नापते हैं तो इधर जो हो गया केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, 6 दिया हुआ है, और यहाँ से इधर अगर लेके जाते हैं नापते हैं तो यहाँ पर हो गया 6, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, यानी कि टोटल दूरी पूछा है दोनों के बीच की दूरी तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल कभी कभी पूछ देता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी बताइए। तो जब समानांतर स्पर्श रेखा है तो समानांतर इधर से एगो इधर ले सकते हैं, इधर से लेंगे तो इधर लेंगे, इधर से लेंगे तो इधर से इस लेंगे, मैंने समानांतर लेना है और त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहाँ केंद्र से इसका दूरी और इसका दूरी दोनों तो बराबर हो जाएगा, तो इधर 6 है तो इधर भी 6 हो जाएगा, इसके जगह पर कुछ भी मान रह सकता है। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं अर्धवृत्त के बारे में थोड़ा सीखते हैं। अर्धवृत्त बताइए, अर्धवृत्त कहते किसको हैं? तो कल मैंने पिछला क्लास में ही बता दिया गया था कि अर्धवृत्त किसे कहेंगे। तो हम लोग सीखे हैं कि केंद्र से होकर के गुजरने वाली दोनों ओर परिधि तक की दूरी को व्यास कहते हैं। केंद्र से होकर के गुजरने वाली दोनों ओर परिधि को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास। तो व्यास जो है, व्यास प्रत्येक वृत्त को दो समान भाग करता है। व्यास प्रत्येक वृत्त को दो समान भाग करता है और प्रत्येक भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। तो यहां पर इसका परिभाषा हो जाएगा कि व्यास जो है प्रत्येक वृत्त को दो समान भाग करता है और प्रत्येक भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। यही हो गया अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। ठीक है, व्यास एक बार सुनिएगा कि किसे कहते हैं अर्धवृत्त। तो व्यास प्रत्येक के वृत्त को दो समान भाग करता है और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। व्यास प्रत्येक वृत्त को दो समान भाग करता है और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अर्धवृत्त को हम लोग लिख लेते हैं। अर्धवृत्त, चलिए बोलिए कैसे लिखे इसको? क्या लिख देते हैं परिभाषा इसका कि व्यास प्रत्येक वृत्त को दो समान भाग करता है। व्यास प्रत्येक वृत्त को दो समान भाग करता है और प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। चलिए देखिए, अर्धवृत्त बोला गया कि व्यास प्रत्येक वृत्त को दो समान भाग करता है और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। अभी देखिए हम लोग कि यहाँ पर हो गया वृत्त और ये हो गया व्यास। तो व्यास जो है दो भाग इसको किया, तो इसको अलग अलग बना देते हैं। एक भाग इधर निकाल देते हैं, ये हो गया, एक भाग इधर निकाल देते हैं, ये हो गया। देखिए इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिभाषा हम लोग देखें कि व्यास प्रत्येक वृत्त को दो समान भाग करता है, प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि अर्धवृत्त जो हम लोग का बना, तो अर्धवृत्त में पूछता है कि एक कोण बनता है, यहां लिख देते हैं, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, यानी कि 90 डिग्री का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि अर्धवृत्त में बना कोण डॉट 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 होता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण डॉट 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 होता है, 1 नंबर का सवाल रहेगा। तो अर्धवृत्त में बना कोण का होता है 90 डिग्री होता है, यानी कि समकोण होता है। लेकिन इसी में पूछेगा कि अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है। ठीक है, तो हम उसको लिख देते हैं अभी। तो ये अर्धवृत्त में बना कोण है। अर्धवृत्त में जब कोण बनेगा, कैसे बनेगा कोण? तो यहाँ दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये अर्धवृत्त हो गया और इसमें अगर कोण बना, ये कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। कहीं भी बनेगा इसमें कोण 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर बनेगा 90 डिग्री।
इधर से इधर भी बनेगा, कहीं भी बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कोण ए पी बी का मान हो या कोण ए क्यू बी का मान हो या ए आर बी का मान हो, सब कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का। तो अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। लेकिन अर्धवृत्त का अंश माप पूछेगा, ठीक है, तो उसका मान होता है 180 डिग्री। हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए कुछ पॉइंट है। क्या रहेगा कि वृत्त का अंश माप 360 डिग्री होता है। अगर वृत्त का अंश माप पूछता है तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। या वृत्त के केंद्र पर बना कोण पूछता है तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो वृत्त का अंश माप कितना होता है 360 डिग्री, या यहां पर पूछ देगा कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। इसका जरूरत हम लोग का पाई चार्ट में होगा, जो मैथ बनेगा उसमें। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है 360 डिग्री। लेकिन पूछ जाएगा वृत्त का अंश माप कितना, तो 360 होगा, या वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा 360 डिग्री होगा। वही है अंश माप में पूछेगा, या कोण केंद्र पर बना है कितना होगा 360। अब पूछता है कि अर्धवृत्त का अंश माप कितना होगा। तो अर्धवृत्त का अंश माप 180 डिग्री होता है। अर्धवृत्त का अंश माप जो है 180 डिग्री होता है। लेकिन यहां पर ही हम लिख देते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अर्धवृत्त में बना कोण पूछेगा, अर्धवृत्त में बना कोण तो होता है 90 डिग्री, यानी कि समकोण। ठीक है, अगर पूछा है कि अर्धवृत्त का अंश माप तब 180 डिग्री होता है। अर्धवृत्त का अंश माप कितना हो जाएगा तो 180 डिग्री। लेकिन अर्धवृत्त में बना कोण पूछेगा तो अर्धवृत्त में बना कोण, यानी कि अर्धवृत्त में जब कोण बनाएंगे हम लोग तो कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। लेकिन अर्धवृत्त का अंश माप होगा, इसे नापेंगे इसको, तो यही देखिए यहाँ पर 180 डिग्री का हो गया। लेकिन इसमें अगर बनेगा तो ये कितना डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये हो गया। तो अर्धवृत्त का अंश माप तो हो गया 180 डिग्री, लेकिन अगर इसमें अगर बन रहा है कोण अर्धवृत्त में तो होता है 90 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, अर्धवृत्त हो गया एक चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश का अंश माप ये 90 डिग्री होता है, यानी कि समकोण होता है। चतुर्थांश बनाएंगे तो इसका भी आधा करना होगा, तो इस तरह से चतुर्थांश बनेगा। तो यहां पर हो गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, इस तरह से वृत्त का 4 भाग कीजिए, उसमें से 1 भाग निकालिए। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि वृत्त का अंश माप कितना होता है तो 360 डिग्री। या वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है 360 डिग्री। अर्धवृत्त का अंश माप कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अर्धवृत्त में बना कोण पूछेगा तब का होता है 90 डिग्री, यानी कि समकोण होता है। और चतुर्थांश का अंश माप कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे एक पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर मैथ बनेगा कि वृत्त दिया हुआ है और यहाँ केंद्र हो गया। तो पूछता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब, इस पर ही लंब डाला गया। जीवा को नाम देते हैं ए और बी। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जितना इधर होगा उतना ही इधर हो जाएगा। एक बार सुनिएगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब
जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि समान दो भागों में क्या करता है, बांटता है। या यहाँ पर रहता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की न्यूनतम दूरी, तो वृत्त के केंद्र से जीवा का जो न्यूनतम दूरी होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तभी जाकर के न्यूनतम होगा, नहीं तो थोड़ा सा तिरछा हुआ इधर हुआ तो वो न्यूनतम दूरी नहीं होगा। तो यहां पर आता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर जब लंब डाला जाएगा तो इस जीवा का करता है, समद्विभाजित करता है। तो इस पर सवाल रहता है, इस पॉइंट को हम लिखते हैं कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक बार और सुनिएगा इसको कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। वही चीज को लिख दिया कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को करता है, समद्विभाजित करता है। तो यही यहाँ से लंब डाला गया है, यानी कि यहाँ लिख देते हैं नीचे ओपी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, एबी पर है, तो इसलिए हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, अगर परपेंडिकुलर है तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना दूरी इधर से होगा एपी का उतना ही दूरी हो जाएगा इधर से इधर, यानी कि पीबी का। कब ऐसा होगा, जब लंब रहेगा तब। या यहां से पूछ देता है कि केंद्र से जीवा की न्यूनतम दूरी बताइए, तो न्यूनतम दूरी जो है वो भी परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी रहेगा तो एकदम सीधा रहेगा, नहीं तो इधर थोड़ा सा भी तिरछा हुआ तो न्यूनतम दूरी नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल कैसे रहता है, तो सवाल रहता है कि केंद्र से जीवा की न्यूनतम दूरी दिया हुआ रहेगा और जीवा की लंबाई दे देगा, तो पूछ देगा कि इसका त्रिज्या बताइए। तो अगर यहाँ से यहाँ इसे हम नापते हैं तो त्रिज्या हो जाएगा, केंद्र से परिधि तक की दूरी हो गया। इधर से भी अगर देखें तो ये भी हो जाएगा केंद्र से परिधि तक की दूरी, यानी कि जीवा त्रिज्या हो गया। यहाँ आर, इसको भी आर हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओ ए जो है और ओ बी ये दोनों बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये हो गया त्रिज्या। और यहाँ पर देखा जाए ध्यान से तो इधर एक त्रिभुज बन गया, वो भी समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है। और इधर देखा जाए तो ये भी समकोण त्रिभुज बन गया, और यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है वही दूरी इधर भी है, और ये दूरी दोनों में कॉमन है, और यहाँ से त्रिज्या दोनों में सेम है। इसका मतलब हुआ कि दोनों जो त्रिभुज है दोनों सेम है, दोनों त्रिभुज सेम है और दोनों समकोण है। तो अब बताइए इसमें कि इसमें से चल करके थोड़ा सा हम इसका निकालते हैं पॉइंट, कैसे मान निकलेगा। तो इधर से भी चल सकते हैं, इधर से भी चल सकते हैं। तो यहां त्रिभुज चलते हैं ओ पी ए में या ओ पी बी में, कहीं से चलिए। यहाँ त्रिभुज ओ पी बी में चल रहे हैं, इतना में चल रहे हैं। तो इतना में कोण P का जो मान दिया हुआ है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। कोण P का मान कितना है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है, ये हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा और कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा और कर्ण, 90 डिग्री के सामने का भुजा। तो 90 डिग्री है इसलिए कर्ण इसमें हो गया। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो आधार इसमें हो गया पीबी। इस समकोण त्रिभुज में होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर अगर हो जाता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज। तो अब बताइए यहां से कि इसमें से किसी का भी मान निकालना हो, अगर मान लिया कि हमको निकालना है दूरी, इसका केंद्र से जीवा की दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी निकालना है, या केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला गया है उसका मान निकालना है, तो यहाँ पर ओपी का अगर मान निकालना होगा तो ओपी का मान निकालेंगे तो यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ओबी का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ओपी का स्क्वायर। और इधर से अगर हम ओपी का मान सिर्फ निकालें तो उधर जाके रूट में हो जाएगा, होगा तो प्लस माइनस, लेकिन यहाँ डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है इसलिए यहाँ पर प्लस में लिखे।
ये जो पॉइंट निकला ये हो गया केंद्र से जीवा की दूरी, हो गया केंद्र से जीवा की न्यूनतम दूरी कर दे रहे हैं, जीवा की न्यूनतम दूरी। ठीक है, केंद्र से जीवा की न्यूनतम दूरी पूछेगा तो ओबी बराबर रूट अंडर ओबी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर। ओबी कहने का मतलब हो गया कि ओबी जो हो गया त्रिज्या और इसका बेस हो गया। अगर जीवा का मान दिया हुआ है तो उसको आधा आधा कर देंगे तो पीबी का मान निकल जाए या एपी का मान कहीं से निकालेंगे, दोनों का मान सेम आएगा। तो यहां पर जो लिखे हम लोग हैं इसको से तो देखिए, इसको जिसका मान पूछेगा उसका मान निकाल सकते हैं, देख लीजिए। यहां से जिसका मान पूछेगा ओबी का मान अगर दिया हुआ रहेगा यानी कि त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, केंद्र से जीवा की न्यूनतम दूरी रहेगा तो जीवा की भी लंबाई निकल जाएगा। पहले नंबर तो निकालेंगे हम लोग पीबी और जितना पीबी का मान आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल जीवा की लंबाई। ठीक है, अगर त्रिज्या दिया हुआ रहे और इसमें जीवा से केंद्र की न्यूनतम दूरी दिया हुआ रहेगा तो जीवा की लंबाई पूछेगा तो जीवा की लंबाई यहां से निकल जाएगा। पहले नंबर पीबी निकाल लेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। या जीवा की लंबाई दिया हुआ रहेगा और त्रिज्या दे रहेगा तो न्यूनतम दूरी पूछता है तो जीवा को आधा करेंगे हम लोग, जीवा को आधा कर लेंगे तो जीवा इधर वाला भी मान निकल जाएगा, इधर का भी मान निकल जाएगा। और न्यूनतम दूरी दिया हुआ अगर रहेगा तो त्रिज्या पूछ देगा तो त्रिज्या यहां से निकल जाएगा, इससे ये सब निकल जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर जब डाला गया लंब है तो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इस पॉइंट पर मैथ बनता भी है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए एक बार और इसको सुनिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। उसी चीज को हम लोग आके यहाँ पर लिख लिए हैं। यहाँ जीवा ए बी और ओपी से लंब डाला गया यानी कि ओपी लंब डाला गया है ए बी पर, तो हम लोग कह सकते हैं कि एपी जो है पीबी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जीवा वृत्त के केंद्र से जीवा पर जब लंब डाला गया है तो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। वही चीज है, देखिए लंब डाला गया है तो जीवा क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, इस पर मैथ रहता है, इस पर मैथ जब हम लोग सीखेंगे तो उसमें मैथ बनेगा इस पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि अगर वृत्त के एक ही चाप द्वारा, वृत्त के एक ही चाप द्वारा, यहां पर ले लिए ए बी चाप लिया गया है, एक ही वृत्त खंड में बना कोण समान होता है। इसको से कहीं भी बनाएंगे, इसका नाम दे दिए पी, इसका नाम दे दिए क्यू। यहां पर जो एंगल बनेगा वो समान होगा। एक बार सुनिएगा, इसमें एक ही चाप द्वारा एक ही वृत्त खंड में बना कोण समान होता है। एक बार सुनते हैं इसको कि एक ही चाप द्वारा एक ही वृत्त खंड में, एक ही वृत्त खंड करने का मतलब वृत्त को इधर जो खंड किया गया है वो एक ही तरफ होना चाहिए। एक ही चाप द्वारा एक ही खंड में बना कोण क्या होता है, समान होता है। तो यहां देखिए चाप लिया गया है और इसको से इधर एक कोण बना दिए और इधर एक कोण बना दिए, तो दोनों कोण का होता है, समान होता है। यानी कोण यहाँ पर ए पी बी जितना होगा उतना ही कोण ए क्यू बी होगा और इसका मान लिया यहाँ पर थीटा। ठीक है, तो एक ही चाप द्वारा एक ही वृत्त खंड में बना कोण का होता है समान। कहीं भी कोण बन जाए, इसमें कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही यहां भी अगर बनाएंगे तो ये भी कोण का होगा, सेम होगा। इस पर सवाल रहता है, कभी कभी दे देगा कि इसका मान पूछ देगा। अगर एक ही चाप से बना हुआ है, एक ही वृत्त खंड में बना हुआ है तो दोनों का मान सेम होगा। तो इसको लिख देते हैं कि एक ही चाप द्वारा
चाप द्वारा एक ही चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में एक ही वृत्तखंड में बना कोण समान होता है या बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। एक ही चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बना कोण का होता है, समान होता है। ठीक है, यहाँ पर तो फिगर तैयार कर दिया है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको ये हो गया। एक बार और देखिए इसको कि एक ही चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बना कोण का होता है, समान होता है। एक ही चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बना कोण समान होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए अब रहता है कि वृत्त दिया हुआ है और वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से दो स्पर्श खींचा जाता है और दोनों की लंबाई का होता है, बराबर होता है। ये पॉइंट शायद बता दिया गया है कि वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है और दोनों की लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पीए का मान जितना होगा ये पीबी का है। ये पिछला क्लास में बताया गया है कि वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है और दोनों की लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और बोला गया था कि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इधर अगर मिला देंगे तो यहाँ पर भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 90 डिग्री का इधर बन गया, इधर 90 डिग्री का बन गया। और इसमें से जो भी मान दिया हुआ रहेगा, अगर मान लिया कि मान दिया हुआ तो ये पूछेगा, अगर ई मान दिया हुआ तो ये पूछेगा, तो आसानी से निकल जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए ये पॉइंट हो गया था। अब रहता है कि वृत्त है और वृत्त के अंदर दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। दो जीवा हो गया, वृत्त के अंदर दो जीवा, एक का नाम दे दिए ए बी और एक का नाम दे दिए सी डी। मान लें कि वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, केंद्र को हटा देते हैं, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। जब दो जीवा एक दूसरे को अंतः प्रतिच्छेद करे तो यहां पर OA गुने OB, OA गुने OB बराबर में OC गुने OD होता है। ठीक है, जब दो जीवा एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे या प्रतिच्छेद करे, स्पर्श नहीं होगा, यहाँ प्रतिच्छेद होगा। यहाँ लिख देते हैं कि दो जीवा वृत्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो OA गुने OB बराबर OC गुने OD होता है। ठीक है, चलिए देखिए, जब दो जीवा वृत्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो यहाँ पर बोला गया, जब भी यहाँ पर नाम जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, तो OA गुने OB बराबर में OC गुने OD होता है। इस पर सवाल दिया हुआ रहेगा, तो सवाल कैसे रहेगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जब दो जीवा एक दूसरे को वृत्त के अंदर
एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो OA गुने OB बराबर OC गुने OD होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब दो जीवा वृत्त के बाहर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो PA गुने PB बराबर PC गुने PD होता है। अब PA कौन पॉइंट होगा उसको देख लेते हैं। यही हो गया वृत्त, इसमें दो जीवा, एक जीवा का नाम दे दिए AB, एक जीवा ले लिए CD। P बिंदु पर एक दूसरे का क्या है प्रतिच्छेद। ठीक है, तो ये होता है कि जब दो जीवा वृत्त के बाहर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, दो जीवा हो गया वृत्त के बाहर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है और वही बिंदु का नाम दे दिया हम लोग P, तो इसका हो जाएगा PA गुने PB बराबर PC गुने PD। इस पर सवाल रहता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है वृत्त से रिलेटेड था और बहुत सारा भी पॉइंट है जिस पर मैथ अभी बनेगा। चलिए देखिए आगे देखते हैं, इसको लिखिए।